नमस्कार, स्वागत है आपका। तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन यह बड़ा सवाल है, महाराष्ट्र का महाराजा कौन? ऊपर देखिए 225। ठीक है यह आंकड़ा, यकीन मानिए ठीक है। 130 बीजेपी, शिवसेना शिंदे 55 और यहां पर एनसीपी 40। ये आंकड़ा देखिए अब आप 51 एमवीए 12 अदर्स, लेकिन ये आंकड़ा भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये है झारखंड 81 में से बीजेपी प्लस 24, कांग्रेस 57, 56 कांग्रेस और जेएमएम और अदर्स 1। ये बड़ी खबर है। लेकिन अब एक बार कैंप 4 पर आइए विजय। आज की सबसे बड़ी खबर, कौन होगा महाराष्ट्र का महाराजा? लेकिन अभी इस वक्त जश्न चल रहा है वहां पर, देखिए जरा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हम लड़े और जीत गए। जो नतीजे सामने आए उसको पर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी झारखंड की जनता ने विकास का रास्ता चुना है। इस बार मैया की जीत हो रही है। इसी मोन्टाज से मैं कोशिश करूंगा इस बुलेटिन को क्लोज करने की भी, लेकिन पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बहुमत मिलने के बाद पहली बार बोले देवेंद्र फडणवीस, ब्रेक करिए। सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं, फडणवीस ने कहा बैठक में सीएम पद पर होगा फैसला। शॉर्ट्स के साथ विजय, फडणवीस ने कहा बैठक में जो फैसला होगा सबको मान्य होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा चुनाव से पहले हम सीएम को लेकर कह चुके हैं। फडणवीस ने कहा यह बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। महायुति की बैठक में होगा सीएम का फैसला। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। बहुमत के बाद एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया, इस वक्त की बड़ी खबर शॉर्ट्स के साथ। जैसे ही हमारे रिपोर्टर्स कनेक्ट हो मुझे बताइएगा, ज्यादा विधायक वाले दल का सीएम होगा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। एकनाथ शिंदे के शॉर्ट्स दिखाते रहिएगा। यहां पर यह देखिए जरा, जनता ने महायुति के काम पर उसे इतना वोट किया। लाडली बहनों और किसानों को धन्यवाद। बड़ी खबर, दोनों के बाइट प्ले करिए जरा। अभी पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद हम तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी हैं, भाई है, नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। लेकिन इस सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस की जो माता जी हैं, सरिता फडणवीस का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा मेरा बेटा ही बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। सरिता फडणवीस ने कहा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज बड़ा दिन है, मेरा बेटा बड़ा नेता बन गया है। सरिता फडणवीस ने कहा देवेंद्र 24 घंटे कड़ी मेहनत कर रहा था। सरिता फडणवीस, उनकी माता जी ने कहा, दिखाइए उनका बाइट। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया, बहुत बड़ा नेता, तो खुशी तो होने ही वाली है ना। किस तरीके की मेहनत देवेंद्र जी ने की थी? अरे वाह, मैंने बताया ना 24/7 उसकी मेहनत चल रही थी। आशीर्वाद देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, उसमें इसमें तो कोई यही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बनेंगे 100%। बहनों का आशीर्वाद मिला है? हाँ, वो भी मिला है। अब ये देखिए, ये है महाराष्ट्र का महाराजा कौन। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी से एक बहुत सीनियर लीडर और एक शानदार ऑरेटर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। स्वागत है आपका सुधांशु जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला हमारे लिए। मेरे साथ राजेश जोशी जी यहां पर हैं, मेरे साथ अभी हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये जो हम स्क्रीन दिखा रहे हैं इसमें आपके राइट साइड और आपके टॉप पर आंकड़े दिखा रहे हैं हम, एंड ऑल्सो ऑन द लेफ्ट साइड। ये आंकड़े वाकई में बहुत प्रॉमिसिंग हैं। बहुत बहुत बधाई आपको महाराष्ट्र के लिए। लेकिन क्या महाराष्ट्र की खुशी में थोड़ा सा खलल
झारखंड के आंकड़ों ने डाला। देखिए, झारखंड के जो चुनाव परिणाम हैं वो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है। अब हम हर चुनाव के बाद, चाहे जीतें या हारें, उसके बाद हम एक विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कहां पे कमी रही और आगे उसके अनुसार काम करेंगे। परंतु मैं निशान जी ये कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हम अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत प्राप्त किए हैं। एब्सोल्युटली। और झारखंड में जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं। कम से कम ये तो कहना पड़ेगा कि झारखंड में हम, महाराष्ट्र में हम जीते हैं और कम से कम झारखंड में ईवीएम की जीत तो माननी चाहिए। अन्यथा तो आज तक तो ये परंपरा रही, जहां जीत गए तो वहां पर तो ईवीएम ठीक थी और जहां हार गए वहां ईवीएम गलत। तो मुझे लगता कम से कम झारखंड ने ईवीएम की प्रामाणिकता की विजय सुनिश्चित की है। देखिए, अब आपने अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। देखिए सुधांशु जी, बड़ा प्रीमेच्योर और मेरे लिए एज एन एंकर बड़ा अमेच्योर होगा अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल एक अलग लेवल पे पूछ रहा हूं। जिस तरीके से विक्ट्री आई है, 2019 में 8 सीटें आपकी कम थी, उससे बेहतर परफॉर्मेंस आपने की है। आपके अलायंस ने तब भी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन तब उद्धव ठाकरे थे और आज एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं। इन दोनों में और उद्धव ठाकरे में कितना फर्क है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इन टर्म्स ऑफ समन्वय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना महाराष्ट्र में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एब्सोल्युटली। अब जो आपने कहा सामंजस्य की बात, तो मैं निशान जी बहुत स्पष्ट कर दूं, शिवसेना के साथ हमारा सामंजस्य एक पीढ़ी का है, कहीं कोई समस्या नहीं थी। और आज भी आप किसी शिवसेना कार्यकर्ता से उसकी दिल की बात पूछें तो वो यही कहेगा कि उसका नेचुरल एफिलिएशन, नेचुरल अलायंस बीजेपी के साथ है। और इसीलिए वो कार्यकर्ता निकलकर अलग हो गए और आज तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि शिवसेना का वोटर भी बीजेपी की तरफ आ गया, शिवसेना के कार्यकर्ता का दिल बीजेपी की तरफ है। अब नेताओं का दिमाग कहां पर है यह उन्हें समझने की आवश्यकता है। मैं आपको अब व्यवहारिक चुनाव की दृष्टि से बता देना चाहता हूं, मुंबई से लेकर थाने तक का क्षेत्र शिवसेना का प्रभाव क्षेत्र माना जाता था। हम गठबंधन में वो सीटें उनको दे देते थे। वर्तमान शिवसेना को देने में भी हमारे लिए कोई समस्या की बात नहीं थी। उनका गठबंधन अस्वाभाविक था। आप शिवसेना के कार्यकर्ता से पूछिए कि कांग्रेस को वोट करना और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। और उसी क्षेत्र में कांग्रेस भी अपना प्रभाव मानती थी, मुंबई के क्षेत्र में, वहां से लेकर थाने तक के क्षेत्र में, और शिवसेना भी वही प्रभाव मानती थी। और शिवसेना उन इलाकों की सीटें मांग रही थी कांग्रेस से जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक नेता भले ही एक हो गए हों सत्ता के स्वार्थ में, पर कार्यकर्ताओं और वोटरों के लिए वो बहुत ही असहज गठबंधन था, जबकि हमारा सहज और स्वाभाविक गठबंधन। इस वक्त बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था? मैं समंदर हूं, वापस आऊंगा। लेकिन अभी क्या कहा है? ब्रेक करिए। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। यह एकता की जीत है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। एक है तो सेफ है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश नाकाम नहीं। हमने दुष्प्रचार को चलने नहीं दिया। लोग पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, देवेंद्र फडणवीस ने कहा। राजेश जी के पास आने से पहले अब कुछ टॉकिंग पॉइंट्स आइए जरा बिग वॉल पर दिखाइए। विनिंग फैक्टर्स क्या क्या है, बीजेपी के जीत के फैक्टर्स। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये पूरी लिबर्टी है, क्योंकि हमने इसको 5 में समराइज किया। ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इतना इजी नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए सिंपल करने की कोशिश की है। आइए, जीत के फैक्टर्स। एक है तो सेफ है का नारा, यानी एक सीधे सीधे मैसेजिंग थी कि एक रहो। दूसरा, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद तेजी से गलतियों को सुधारा गया है, तेजी से गलतियों को सुधारा, करेक्ट करिएगा उसको। आरएसएस का डोर टू डोर कैंपेन, खासकर विदर्भ में हमने देखा, यह बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर था। तीसरा, चौथा, सबसे पहले टिकटों की घोषणा, सबसे पहले बीजेपी ने अपने टिकट जो पहली लिस्ट आई थी वो लेकर आए थे, यानी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स था और सही उम्मीदवारों का चयन। होल्ड करिए विजय। फिर लोकल नेताओं को प्रचार और राजनीति में आगे रखना, यह भी हमने एक बहुत बड़ा फैक्टर देखा बीजेपी का। अब आगे आइए, हम सबके फैक्टर्स दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए जीत का जो फैक्टर है वो हमारे सामने क्या है। यह हम बात करें एकनाथ शिंदे की।
की। शिंदे को शिव सैनिकों का समर्थन, जैसा कि अभी सुधांशु जी बता रहे थे। नेक्स्ट दिखाइए, जो बड़ा सवाल यहां पर था, कोंकण और थाने में शिंदे की मजबूत पकड़ जो क्लियर कट हो गया, कोंकण थाने में साफ दिखाई दे रहा, और मुंबई में भी कहेंगे बल्कि। फिर ये देखिए, एकनाथ शिंदे की पॉजिटिव कैंपेनिंग। एकनाथ शिंदे ने एक शब्द पुरानी शिवसेना के खिलाफ नहीं बोला। जब उनको गद्दार बोला कांग्रेस के नेताओं ने, तो वो अंदर चले गए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास उनसे मिलने की। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यहां पर काम करने वाले मुख्यमंत्री की छवि उनकी थी, यह साफ हो रहा था। चौथा, एकनाथ शिंदे की मराठा छत्रप वाली इमेज, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो जिससे बीजेपी को भी फायदा हुआ। पांचवा, दिखाइए जरा जो हमारे सामने शिंदे की बाला साहब के मूल्यों से समझौता ना करने की छवि। वो बार बार कह रहे थे मैं जिंदगी में कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, ये बाला साहब के मूल्य हैं। अजीत पवार फैक्टर दिखाइए जरा। अब अजीत पवार फैक्टर क्या था? लोकसभा चुनाव में हुए खराब प्रदर्शन के बाद रणनीति में परिवर्तन किया, साफ दिखाई देता है। चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी थी अजीत पवार की। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा, कम सीटों पर ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ा, बहुत ज्यादा लायन शेयर नहीं लिया, कम सीटें ली लेकिन पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि सामने 80 से ज्यादा सीटों पर शरद पवार लड़ रहे थे, तो स्कैटर्ड हो गया उनका एफर्ट। तीसरा जो फैक्टर है, दिखाइए जरा, मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने में कामयाब रहा। इसकी और डिटेलिंग आने वाले समय में और डाइसेक्ट होगी। चौथा, दिखाइए जरा, चौथा, बारामती के गढ़ में अपना झंडा बुलंद रखा, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। पांचवा, विधानसभा चुनाव में मतदाताओं में लोकप्रिय छवि बनाने में कामयाब रहे, यानी इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत थी। अब आपको जो मैं दिखाने वाला हूं, सीधे क्विक रिएक्शन राजेश जी से लेना चाहूंगा। राजेश जी, आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे सामने एक बड़ा सवाल है। वो सवाल आपसे यह है, वेयर डिड दे गो रॉन्ग? कांग्रेस कहां गड़बड़ कर गई? कहां शिवसेना उद्धव गड़बड़ कर गई? कहां शरद पवार गड़बड़ कर गए? ये तो मजे हुए खिलाड़ी हैं, शरद पवार किंग मेकर के तौर पर कहते हैं। अब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सवाल ये होना चाहिए था कि कांग्रेस और ये सब पार्टियां, महाविकास अघाड़ी की पार्टियां, कहां गड़बड़ नहीं की इन्होंने। ओके। एक तो बड़ी अच्छी सी बात ये होती है हमारे पत्रकारों के लिए कि हाइंडसाइट में हम लोग जो हैं बहुत ज्ञान बघारते हैं और हमको ये लगता है कि अब नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। You're right. अब सफल हो गई है महायुति, तो सबको लगता है कि कांग्रेस ने ये गड़बड़ की होगी, इन्होंने ये गड़बड़ की होगी, वो की होगी। मैं उस पर तो सबको बात है कि कांग्रेस और शरद पवार और इनकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह नहीं लड़े। उन्होंने 2-2.5 महीने बर्बाद कर दिए, सीटों का झगड़ा हुआ। जबकि दूसरी तरफ हालांकि विद्रोह वहाँ भी था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मैसेज को कैसे गांव-गांव तक पहुंचाने में सफल हुई, ये उसका नतीजा सामने है। मैं एक बात पर अभी अपने 2 मिनट की टिप्पणी करके फिर ख़त्म करता हूँ। आपने जिक्र किया कि संघ ने, आरएसएस ने विदर्भ के इलाके में काफ़ी डोर टू डोर जाके मेहनत की। ऐसी ही बात जब हरियाणा में चुनाव हुआ था, तब भी ये कहा गया था कि अब बीजेपी और संघ के बीच में पैचअप हो गया है और वो डोर टू डोर जाके उन संघ के कार्यकर्ताओं ने वोटर्स को निकाला। देखिए, जब 240, एक 400 पार के दम्भ भरे नारे के बाद 240 पे आ गई थी भारतीय जनता पार्टी और नड्डा साहब ने ये कहा था कि आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है, उसके बाद मोहन भागवत ने आरएसएस के ये कहा कि एक तरह से तंज किया उन्होंने कि कुछ लोग अपने आप को जो है ईश्वर का अवतार मानने लगते हैं। तो लोगों ने कहा कि ये नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष है। लेकिन संघ को समझ में आया, मेरी बात समाप्त हो रही है, संघ को ये समझ में आया जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तब तक हमारा निर्बाध विस्तार हो रहा है। इसीलिए संघ ने भी यहां पर झुक करके और एक तरह से समझौता करके विदर्भ में दूसरी जगह अपने कार्यकर्ताओं को उतारा, अड़ा नहीं रहा संघ। ये सफलता की एक वजह है और बड़ी वजह है। ठीक है, आप हमारे एक्सपर्ट हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ये राजेश जी का पर्सपेक्टिव है। लेकिन सुधांशु जी, एक बड़ा डायरेक्ट सवाल एज अ स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में आपसे पूछना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था इन दोनों स्टेट्स का। अगर मैं एग्जांपल स्टेट करूं, चाहे वो हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अगर मैं इसमें ऐड करूं, वो कैसे कोर्स करेक्शन किया गया कि स्टेट इलेक्शंस में एकाएक चीजें बदल गई? देखिए, जैसा कहा कि हम अपने हर चुनाव परिणाम का विश्लेषण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बाकायदा व्यवस्थित विश्लेषण करती है और उसके बाद हम प्रयास करते हैं। जैसा अभी आपके विशेषज्ञ कह रहे थे, उनकी बातों से मैं काफ़ी हद तक असहमत हूं, पर एक बात हो सकती है कि जिस समय लोकसभा का चुनाव था, तो अगर आप देखें तो एक दुष्प्रचार का वातावरण था
और हमारे कार्यकर्ताओं में यह संभावना थी कि वो अति आत्मविश्वास के भी शिकार हो गए हों कि हाँ ठीक है साहब, सरकार तो बनी रही, कोई समस्या की बात नहीं। तो यहां पर अब साफ दिख रहा है कि जो 4-5% अधिक वोट मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो वो जो कोर्स करेक्शन की आप बात कहते हैं, या यूं कहें सतर्कता और सावधानी की स्थिति दिखी। तो एक बात तो बहुत साफ हो गई है अब कि जो लोग कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है या मोदी जी का प्रभाव नहीं है, मोदी जी की विश्वसनीयता जनता में उत्तरोत्तर बढ़ रही है और बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसमें हमारे विकास के शानदार कार्य, सर मैं आपको थोड़ा सा अदब के साथ पार्टी संगठन का कार्य और मोदी जी की विश्वसनीयता, मैं आपको विद रिस्पेक्ट रोकना चाहूंगा। यहां पर योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, दिखाइए जरा एक बार। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री श्री JPS राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे सभी महामंत्रीगण, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशेष आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को
और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। मैं चाहूंगा ये शॉट्स बीच में लेते रहिएगा। हमारी ब्रेकिंग यूपी की मैं बता दूं, यूपी में भी बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे, दिखाइए ये बड़ी खबर। 2 सीटों पर एसपी ने बढ़ाई बढ़त। अखिलेश के गढ़ करहल में तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे सुधांशु जी के पास चले। सुधांशु जी, यहां पर ईवीएम को लेकर सपा की तरफ से बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी तक उनका वो स्टैंड है, अभी तक वो कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ हुई है, बहुत धांधली हुई है, ये उनका कहना है। देखिए, मेरा मानना है कि अभी कल तक तो सपा के प्रवक्ता लोग बैठकर कह रहे थे कि 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंशन का ऑर्डर दिया चुनाव आयोग ने, तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लगता है कि अब इस प्रकार की हास्यास्पद बाल सुलभ उच्छृंखलता को छोड़ देना चाहिए। ये मैं शब्द क्यों प्रयोग कर रहा हूं? निशान जी उत्तर से दक्षिण तक देखें, अगर विपक्ष के आरोप करें तो उनके हिसाब से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ने अच्छा काम किया, पंजाब में अच्छा काम किया, ग्राफिक्स ले लीजिए, पर क्या बताएं हरियाणा में खराब काम कर दिया, फिर हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम कर दिया, उत्तर प्रदेश में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम कर दिया, और राजस्थान में 2018 में अच्छा काम किया, 2023 में गड़बड़ कर दिया, फिर उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गड़बड़ कर देती है, पर तेलंगाना, कर्नाटक में बहुत अच्छा काम करती है, फिर बंगाल में सही काम करती है, असम में गड़बड़ हो जाती है, और फिर उसके बाद तमिलनाडु, केरल में बहुत अच्छा काम कर रखी है। तो मुझे लगता है कि देश के मतदाताओं को पप्पू समझने की खाम ख्याली छोड़ देनी चाहिए। विपक्ष को ईमानदारी से जो हुआ है उसे स्वीकार करना चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप शानदार जीत रहे हैं झारखंड में तो सब कुछ ठीक है और यहां आप हार गए उत्तर प्रदेश में तो वो खराब है। मुझे लगता है एक व्यवहारिक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को जो एक्स्ट्रा वोट मिले थे कांग्रेस के साथ गठबंधन में, जो वो भ्रम पैदा करने में सफल हुए थे, विशेषकर मेरा इशारा दलित समाज के वोट की तरफ है, वो भ्रम टूट गया और अब सबके सबको यह सत्य समझ में आ गया। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जो योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो देश की जनता को भली भांति समझ में आया। निशान जी, आप हम सब ने वो वीडियो देखा है जिसमें कि समाजवादी पार्टी के अबू आजमी मौलाना अजहरी के पास जब गए हैं वोट का समर्थन मांगने, तो क्या बोल रहे थे? मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, बस आपसे ये गुजारिश है कि वो पूरे के पूरे हमें मिलने चाहिए, एक भी बटना नहीं चाहिए। मतलब एक के लिए तो ये गुजारिश है कि 1,90,000 में एक भी नहीं बटना चाहिए। ऐसा ही कमलनाथ जी का वीडियो मध्य प्रदेश के समय भी अवेलेबल था। और इतना ही नहीं, एक समुदाय को तो कहां तक जोड़ के रखना है? फिलिस्तीन तक जोड़ के रखना है, हमास तक जोड़ के रखना है, गाजा तक जोड़ के रखना है, और दूसरे से कहना खूब टूट के रहो, मराठी और उत्तर भारतीय में टूट के रहो, तमिल हिंदी में टूट के रहो, उत्तर दक्षिण में टूट के रहो, अगड़े पिछड़े में टूट के रहो, सामान्य और दलित में टूट के रहो। तो एक को खूब बिखरा के रखना है और एक को सहेज के रखना। मुझे लगता है ये मायाजाल अब जनता को समझ में आ रहा है और उत्तर प्रदेश का चुनाव कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर, तेज प्रताप करहल से जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, करहल से तेज प्रताप की जीत। लेकिन इस सब के बीच में सीधे चलूंगा हमारे रिपोर्टर्स के पास। महाराष्ट्र में बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन, ब्रेक करिए जरा। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी का 87% स्ट्राइक रेट, 87%। ये देखिए, शिवसेना शिंदे गुट का 69% स्ट्राइक रेट, एनसीपी अजीत पवार गुट का 59% स्ट्राइक रेट, कांग्रेस का महाराष्ट्र में 17% स्ट्राइक रेट। लेकिन इस ब्रेकिंग के साथ सीधे चलिए, महाराष्ट्र में कुमार कुंदन है। कुमार कुंदन दिखाइए, एकनाथ शिंदे के बाहर, घर के बाहर क्या जश्न चल रहा है। मेरे साथ अमोद जी है बीजेपी दफ्तर में, उनके पास तुरंत इसके बाद चल रहा हूं। इस ब्रेकिंग के साथ कुमार कुंदन को दिखाइए। कुमार कुंदन, ओवर टू यू।
निशांत, महाराष्ट्र में स्थिति ये है कि नेता विपक्ष कौन होगा उसके लिए भी लोगों के पास सीट नहीं है। इस वक्त मैं एकनाथ शिंदे जी के घर के सामने खड़ा हूं और जो तस्वीर आपको दिख रही है इसमें एक जश्न की तैयारी है। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी वजह से अभी फिलहाल जश्न को रोका गया है, लेकिन जितने भी यहाँ पे तस्वीर नजर आ रहे होंगे आपको, ये देखिए एक एक करके यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं और सब के सब यहाँ पे जुटे हुए हैं। कुछ महिलाओं से ही बात करते हैं। मैम, एक बात बताएं, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। लाड़की बहन योजना जो शिंदे साहब ने किया वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है और जो आगे सामने वाले जो है उनका टाई फिस हो गया। जो वो बोल रहे थे लाड़की बहन योजना काम नहीं करेगी, जनता ने अपना कॉल दिखा दिया, अपना मत दे दिया है। शिंदे साहब अच्छे से जीत कर आ गए। लाड़की बहनों ने लाड़के भाइयों को जिता दिया। क्या बात, लाड़की बहन योजना जो सबसे हिट योजना रही? यस, बहुत सबसे ज्यादा हिट योजना वही थी और हमारे साहब के लाड़के बहनों ने उनको जिता के दिखा दिया है। आज महिलाओं ने प्रचुर वोट दिया। यस दिया है। और जो बोल रहे थे ना कि हम लोग जो बोलते हैं कॉमन मैन, अब कॉमन में वो कमिटमेंट बॉस भी हो गए हैं। जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और उन्हें करके ठीक है कुमार कुंदन, आपके पास मैं आऊंगा बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुमार कुंदन आपका। मैं सीधे चलूंगा अमोद जी के पास। अमोद जी, बीजेपी दफ्तर से क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कलर्स दिखाई दे रहे हैं, बताइए अमोद जी। देखिए, मैं आपको बताऊं निशांत कि बीजेपी मुख्यालय में अब से तकरीबन 2.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री आने वाले हैं। उसके लिए यहां साजो सज्जा चल रहा है। अभी आप देख रहे हों कि मंच पे काम चल रहा है। कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है, अब दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़कर आ रहे हैं। और यहाँ अभी थोड़ी देर पहले लगातार ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन अभी सिक्योरिटी पर्सन चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम, चूंकि दिल्ली में भी चुनाव है और इस लिहाज से यहाँ के कार्यकर्ताओं में एक अलग से उत्साह है, क्योंकि अगला चुनाव दिल्ली में ही है। तो यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ कार्यकर्ता हैं। एक महिला आई हुई है, ये शंख लेकर भी आई हुई है, शंख बजा रही हैं और काफी देर से यहाँ पे ये अपना प्रदर्शन कर रही हैं। आप अब थोड़ा शंख बजाकर लोगों को बताइए क्या कहना चाहते हैं। आप लोग दिल्ली के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र में बड़ी जीत मिली है, क्या वजह रहा है और दिल्ली में आप लोग की क्या तैयारी है? महाराष्ट्र में पूरी तरीके से मोदी जी का जादू चला है। और देखिए योगी जी का जो नारा जो है ना, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आज हिंदू जनता को पूरी तरीके से समझ में आ गया है। लोगों को पता चल गया अगर हम जातियों में बटेंगे तो लोग हमारा शोषण करेंगे, फायदा उठाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए जो उत्साहित है, हरियाणा से सीख लेकर झारखंड जीते हैं, आगे बढ़े हैं और महाराष्ट्र में % बहुमत एनडीए को मिला है। दिल्ली में खाता नहीं खुलता, यहाँ क्या? अब की बार जनता का सहयोग मिला, संगठन का आशीर्वाद मिला। हैट्रिक मारी है, 7 सांसद दिल्ली में बीजेपी के रहे हैं। सांसद में जीतते हैं विधानसभा। विधानसभा में इस बार आप देखना प्रचंड जीत होगी इस बार। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, लेकिन राजेश जी के पास मैं आने वाला हूं। अमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बहुत कलर्स दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के दफ्तर में होंगे। एक एक तस्वीर इस चैनल पर होगी, लेकिन अब जरा डेटा मोशाई के पास मैं जा रहा हूं। उनसे पहले आपको अलग अलग डेटा दिखाऊंगा। महाराष्ट्र में जो स्ट्राइक रेट रहा है बीजेपी का, अनप्रेसिडेंटेड। दादा, आपके पास आने से पहले आइए, कैमरा पर गुलशन है, दिखाइए जरा डेटा यहां पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। टर्न इट अराउंड, ये देखिए, ये चेहरे देखिए, यहां पर कहीं खुशी कहीं गम दिखाई दे रहा है। 3 चेहरे जो हैं, 1 2 3, पहला चेहरा जो है उसमें खुशी है, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट, ये देखो किसको कितनी सीट है, 123। ये चेंज हो रहा है, लेकिन 82 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। अनबिलीवेबल है। कांग्रेस का 19.8%, 20 का स्कोर यहां पर। नेक्स्ट चेंज करिए, एक और चीज दिखाइए, किसको कितनी सीट और उसके बाद स्ट्राइक रेट। प्लेट ऑन, ये देखिए हमारी ग्राफिक टीम ने जो दिखाया, ये देखिए। अब देखिए पार्टी विभाजन का जो नतीजा है यहां पर आपके सामने। उम्मीदवार 59, जीते कितने हैं यहां पर 38। एनसीपी, ये देखिए, ये फैमिली पॉलिटिक्स की बात हो रही है। एनसीपी अजीत दादा पवार जिन्हें कहा जाता है, 59 में से 38, ये बड़ा है। हार गए 21, 64 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ये देखिए, भतीजा चाचा पर भारी पड़ा, 86 में से 13,
73 जो है वो हार गए हैं। इन्होंने कम सीटों पर लड़ा, पूरी ताकत से फोकस किया। नेक्स्ट चेंज करिए, एक और डेटा जो हमारे सामने आ रहा है वो देखिए। विरासत की सियासत, अजीत पवार बारामती से आगे हैं, रोहित पवार जो हैं वो देखिए ये आपके सामने, और योगेंद्र पवार ऑफ कोर्स वो पीछे चल जाएंगे। यहां पर रोहित पवार जो हैं ये देखिए वो भी आगे चल रहे, पोते हैं करजत से। लेकिन एक और ग्राफिक जो है ये अब देखिए जरा, ठाकरे फैमिली की अगर हम बात करें वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बाला साहब ठाकरे की विरासत, वर्ली से आगे चल रहे हैं आदित्य ठाकरे, लेकिन अमित ठाकरे माहिम पीछे चल रहे हैं। ये सीट बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं क्यों। माहिम की वो सीट है जो यहां से आगे चल रहे हैं, वो अभी इस वक्त शिवसेना शिंदे गुट के हैं। जब वो एक जमाने में एमएनएस में हुआ करते थे तब वो चुनाव, बल्कि कांग्रेस में हुआ करते थे तब वो चुनाव हार गए थे, अगर आपको याद होगा। लेकिन 2014 2019 में वो जीते। डेटा मोशाय हमारे साथ है। डेटा मोशाय, सबसे पहले मुझे बताइए ये मैजिक जो बीजेपी ने किया, और मैं चाहूंगा सुधांशु सर अगर आप सुनिएगा, क्योंकि यकीन मानिए डेटा मोशाय ने 9:30 बजे क्लियर कर दी थी पूरी तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे बोला था ये क्लीन स्वीप हो रही है और ये 180 के भी ऊपर जा रहा है। निशान मुझे याद है यहीं पर। दादा ये मैजिक हुआ कैसे, और वो कौन कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर विपक्ष को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली? थोड़ा सा सोलापुर जो बेल्ट है उसी में, ये देखिए, ये मैप देखेंगे आपको मालूम हो जाएंगे। देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कॉम्प्लीटली आप देखेंगे ऑरेंज। ये जो एक पॉकेट है ये सोलापुर साइड का होगा। आप देखेंगे ये पारंडा, आप देखेंगे मोहोल, ये जो बेल्ट है माधा, ये बेल्ट छोड़कर एक ही बेल्ट आपको थोड़ा दिखाई देगा। मतलब ये क्या है ये बताइए जरा। किधर? ये वाला पॉकेट जो है, ये वाला विदर्भ का पॉकेट है, ये राजूरा है, आप समझ वानी करके है, ये यवतमाल साइड। लेकिन विदर्भ में क्या रहा ओवरऑल, अगर आप विदर्भ का बताएं हमें। विदर्भ हम जानना चाहेंगे, दिखाइए। आप देखेंगे टोटल 62 सीट्स है। जी जी। सीट टैली में देख लेंगे, इंडिया 48, ये 14। वेरी गुड परफॉर्मेंस। नहीं देखिए आप भी देखिए परफॉर्मेंस 82% स्ट्राइक रेट है, तो हर जगह वेरी गुड ही होगा। आप कहीं पर भी डेटा उठा लेंगे तो यही चीज दिखाई। अच्छा मुझे जरा बताइए, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में इधर 42 में एमबी आ गया था, ठीक है, और ये 42 कम हो रहा है 14। तो ये जो स्विंग हुआ विदर्भ में, जहां पर दलित अच्छा पॉपुलेशन है, थोड़ा मुस्लिम है, थोड़ा सा आपका ट्राइबल है। एक बार ज्यादा दादा मुंबई भी दिखा दीजिए जरा हमें। अच्छा मुंबई अगर मैं मुंबई दिखा दूं तो दोनों मिलाकर मुंबई सिटी और मुंबई, ये देखिए ये नंबर है, एनडीए 24 और आपका एमबीए 12। You're right. तो और क्या देखिए पार्लियामेंट में क्या था, एमबीए 20 में आ गया था, तो 20 इज ड्रॉपिंग टू 12, मतलब 8 सीट घट रहा है। और इनका देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक बड़ा यहां पर केवियट है। हम लोकसभा को बेंचमार्क क्यों ले रहे हैं, दादा के साथ दिखाइएगा दानिश भाई। वो इसलिए क्योंकि 2019 में एकदम अलग कॉम्बिनेशन था, तो आप उसको यहां पर रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमने एक बेंचमार्क 2024 का लोकसभा लिया है। आइए जरा अगली बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे आइए, कैमरे से मैं आउट हो रहा हूं, लेकिन बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लेट ऑन, इस वक्त की बड़ी खबर सीधे देखिए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ महायुति पर संजय राउत का आरोप, बड़ी खबर, महायुति को बहुमत जनता का फैसला नहीं, संजय राउत ने कहा। ब्रेक करिए, उनकी बाइट दिखाइए जरा। प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं, ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। अब ये जो फैसला आया है, उसके बाद जो कहा जा रहा है संजय राउत की तरफ से, मैं सीधे चलूंगा राजेश जी। अब एक, क्योंकि देखिए वो है ना कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज ऑर्फन, लेकिन मैं फिर से कोट करूंगा क्योंकि कुछ दर्शक ने अभी टीवी ऑन किया है। नाना पटोले विदर्भ से आते हैं, देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं। नाना पटोले, देवेंद्र फडणवीस अभी भी बड़े अच्छे मित्र हैं। नाना पटोले से जब मैंने मुंबई में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा संजय राउत आपके पत्रकार बिरादरी के हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो बोलते रहते हैं। यही सवाल जब मैंने देवेंद्र फडणवीस से पूछा, मैं रोकूंगा आपको, यहां पर बहुत तेज हलचल हो रही है, सीधे प्ले करिए। प्रियंका गांधी का इस वक्त रिएक्शन आ रहा है, प्लेट ऑन। In my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have, it's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him, and
their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. You expect this much majority, ma'am? Huge majority. I just was happy getting the love of the people. You are elected. What is your next plan, ma'am? So when you are going to get Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother starts. So any roadshow in Maharashtra? Let's see what the Thank you. What is your planned project? आ रही है प्रियंका गांधी, यहां पर दिखाइए जरा, एक बार जरा वो वॉल दिखा दीजिए। हो सकता है ये वॉल हमने थोड़ा पहले बनाया था, इसमें एक करेक्शन हम करेंगे। प्रियंका गांधी जीत गई हैं, इसमें हम जीत की ओर दिखा रहे थे, लेकिन ये देखिए 4 लाख से ज्यादा वोट अब तक प्रियंका गांधी। अब जरा राहुल का फिगर्स देखिए, राहुल ने जीता था कुल वोट, ये देखिए कुल वोट इतने थे और 2019 में ये था, और ये देखिए जीत का अंतर 2024 में 3,64,000 और 2019 में 4,31,000। ये बड़ी खबर है। लेकिन अब मैं अपने सवाल को थोड़ा ट्वीक करूंगा। राजेश जी, प्रियंका गांधी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये पहला कदम है और मैसिव विक्ट्री है। कांग्रेस और प्रियंका गांधी, ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं कि कांग्रेस एक एपिक लो पर फिर से दिखाई दे रही है आफ्टर लोकसभा का जो यूफोरिया था। क्या टर्न अराउंड होगा प्रियंका की इस जीत के बाद? देखिए, एक विडंबना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और आपके जो दर्शक हैं उनका भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये जो जीत वायनाड में हुई है, ये कांग्रेस में गांधी परिवार की जीत है, लेकिन कांग्रेस की हार है। कांग्रेस एक ऐसे बड़े राज्य को अपने हाथ से निकाल चुकी है, महाराष्ट्र, जिसके लिए उसको जश्न मनाने का कोई मौका नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी की एक उभरती हुई सितारा एमपी का चुनाव जीत चुकी हैं, अब संसद में अपने भाई के साथ वो बैठेंगी। तो ये पार्टी के लिए तो बुरी खबर है, गांधी परिवार के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब दूसरी बात इसमें देखिए कि जो एक्सपेरिमेंट प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया और जब उन्होंने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो पूरी तरह नाक के बल गिर गया था, मुंह के बल गिर गया था। इसका मतलब वहां का जो प्रियंका गांधी को लॉन्च किया था जब कांग्रेस पार्टी ने, तो उसका कोई असर उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्योंकि उनका कोई संगठन नहीं है, उनकी वहां पे कोई जड़ें नहीं बची हैं। वायनाड में क्यों प्रियंका गांधी जीत गई? क्योंकि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बीजेपी को आउटस्मार्ट करने के लिए यूपी में खेली 2019 के चुनाव में, जब रायबरेली से बहुत आखिरी मौके पे स्मृति ईरानी के खिलाफ उन्होंने अपने जूनियर नेता को उतारा और उनको जीता। और उसके बाद जब इस्तीफा दिया राहुल गांधी ने, तब प्रियंका गांधी को उनकी सीट मिल गई। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत नहीं, गांधी परिवार की जीत है। ये गांधी परिवार की जीत है। लेकिन झारखंड की बात कर लेते हैं तेजी से। झारखंड के रुझानों में इंडिया गठबंधन को बहुमत, और वो भी काफी बड़ा बहुमत। ये देखिए, अब आंकड़ा बगल में चल रहा है। इंडिया गठबंधन को 81 में से 56 सीटों पर बढ़त है। इंडिया गठबंधन ने अब तक 24 सीटों पर जीत हासिल की है। एनडीए का 2019 से भी बुरा प्रदर्शन, 24 सीटों में 24 सीटों पर एनडीए को यहां पर अपने आप को स्क्वीज करना पड़ रहा है। सीधे आइए दादा, क्या आपके पास झारखंड का कोई ग्राफिक्स है तो अगर तैयार हो जाइए, आइए जरा यहां पर। ये मैं आपको दिखा रहा हूं फैमिली ट्री वाला, आइए दिखाइए जरा। अब जो हमारे पास ग्राफिक्स है ये देखिए, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन आपको दिखाई दे रहा है आगे हैं, कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं, बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, और सीता सोरेन जामताड़ा से पीछे चल रही हैं। ये फैमिली ट्री है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मुझे बोला गया इसको वाइंड अप करना है। सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पुनः एक बार आपको बधाई। राजेश सर थैंक यू, आपको बहुत हमने सुबह से एंगेज रखा।